मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य कभी झूठ नहीं बोलते और उनसे हम सही इतिहास लिख सकते हैं, क्योंकि वे जो भी हैं, जैसे भी हैं, वे सामने होते हैं। हमें केवल उनकी व्याख्या करनी होती है। हम इसमें बहुत सारे मटेरियल पाते हैं। उसमें स्थापत्य से संबद्ध चीज़ें भी हैं, उसमें अभिलेख भी हैं, सिक्के भी हैं, वस्त्र आभूषण भी हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, और इन सब से हम एक अच्छा सा सही इतिहास लिख सकते हैं। हम बात करें स्थापत्य कला की, तो सबसे पहले हम कहें कि कुतुब मीनार जो बनाया गया, ये है आने वाले महमूद गजनी घोरी के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया माना जाता है। कुतुब कोई संत के याद में बनाया जाता है, ये भी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि ये पहले 4 मंजिला बनाया गया था, जिसे इल्तुतमिश ने 5 मंजिला कर दिया। तो यहाँ एक चीज़ ये देखने की बात आती है कि इसमें जो मटेरियल प्रयुक्त हुआ है वह ज़्यादातर हिंदू स्थापत्य कला के हैं। उसमें मूर्तियाँ हैं, पत्थर हैं, जो भी कलाकृतियाँ हैं, उनका उपयोग किया गया है। निश्चित तौर पर इन्होंने अलग से बहुत कम मटेरियल का प्रयोग किया, ज़्यादातर यहीं की चीज़ों का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ के ही मंदिर को तोड़े, मठों को तोड़ा, यहाँ के धार्मिक स्थलों और मूर्तियों को तोड़ने के बाद उन्हीं का उपयोग इन लोगों ने किया, जैसा कि हम इतिहास में देखते रहते हैं, पढ़ते भी हैं कि ऐसा हुआ था, और उसका प्रमाण यहाँ दिखाई देता है। अलाई दरवाज़ा की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल हमें दिखाई देंगे जो हिंदू स्थापत्य कला के हैं। एक गुंबज का निर्माण केवल करने की एक नई परंपरा यहाँ चालू की, और वो इस्लामिक पद्धति का एक नमूना बना। तो इन्होंने गुंबज बना करके बाकी सारे मटेरियल जो इसमें प्रयोग किए गए वे हिंदू मंदिर, या जैसे कुछ जैन या बौद्ध लोग कहते हैं कि हमारे होंगे, तो उनके मंदिर भी हो सकते हैं, या ये कोई पाठशाला रही हो, ऐसी भी बातें आती हैं। जो भी हो, उस मटेरियल से ही ये बनाया गया। तो हमें इतिहास दिखाई देने लगता है कि किस तरह से यहाँ के ही पदार्थों, यहाँ के ही मैटर का प्रयोग करके और यहीं पर निर्माण कार्य किया गया। हम कहें कि तुगलकों के समय में जो स्थापत्य कला डेवलप हुई, उसमें तिरछी दीवारों का एक प्रयोग चालू किया गया। वैसे दीवारों का प्रयोग तो हम कहें तिरछी, तो उसमें भी दिखाई पड़ता है जब हम कुतुब मीनार को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर दीवार के रूप में प्रयोग हुए, वहाँ मीनार के रूप में। मीनार को अगर हम देखते हैं तो नीचे की चौड़ाई, हम उसके व्यास को देखें तो लगभग 13.5 मीटर आता है, और ऊपर जाकर के 2.75 मीटर बन जाता है। तो वहाँ भी हमें ढलवापन दिखाई देता है। यहाँ भी दीवार को बनाया, लेकिन ये इसमें बिल्डिंगों में इसका उपयोग किया गया, ना कि केवल मीनार में। तो ये इसमें तरह तरह के प्रयोग तुगलक ने किए थे। हम उसकी बात करें, उसी के आसपास विजयनगर स्थापत्य की हम चर्चा करें तो विजयनगर स्थापत्य में हमें बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं। हम्पी इसका मेन केंद्र होता है, वैसे उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत सारे मंदिर बिखरे पड़े हैं। इस काल के मंदिर, मूर्तियाँ और स्तंभों का प्रयोग बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से किया गया है। इस काल में गोपुरम की ऊंचाई खूब बढ़ाने का प्रयास किया गया। गोपुरम को 4-5 मंजिला तक बना दिया गया। मंदिरों में पच्चीकारी खूब की गई। मंदिरों में मूर्तियों का प्रयोग खूब किया गया, और उनकी सजावट इतने अच्छे ढंग से की गई है कि उनको देख करके ही लगता है कि इसमें कितनी मेहनत और कितने श्रम और कितने लगन की ज़रूरत रही होगी यह सब किए करने में। तो वो इस धर्म को स्थापित करने में, हिंदू धर्म को बढ़ाने में कितना इन्होंने योगदान दिया। इसको कहते हैं कि जैसे हम कल्पना करते हैं इन मंदिरों को देख करके कि जैसे इनकी कल्पना किसी स्वर्णकार की रही हो, जो सोने के आभूषणों में छोटे छोटे
चित्रकारियाँ करता है और कहें कि ये जो आकार दिया वो दैत्याकार है। बहुत यानी मंदिर तो बहुत बड़े हैं और पच्चीकारी इतनी बारीक ढंग से की गई है कि देखने में लगता है कि यह कैसे संभव हुआ होगा उस समय बनाने में। तो उस समय के मंदिर अगर हम देखते हैं तो मंदिर से एक बात और है कि पूरा समाज दिखता है, पूरे समाज की मानसिकता दिखती है। उस काल का अर्थव्यवस्था, उस काल की धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीति, सब कुछ एक ही जगह एक साथ देखने को मिल जाता है इस पुरातात्विक सामग्री में। क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, बहुत सारे तरह की कलाकृतियाँ होती हैं, उन सबको देख कर के हम जान लेते हैं। हम बात करते हैं शेर शाह के मकबरे के, तो इसमें एक नए प्रयोग की चालू हुआ जो जल के अंदर में, ये अफ़गानों का बनाया हुआ सबसे सुंदर प्रयोग है शेर शाह का मकबरा। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से गुंबज का प्रयोग किया गया, अष्टकोणीय बनाया गया और हर कोने पर किस तरह से गुंबज, छोटे छोटे गुंबज, बड़े गुंबज, इस तरह की बना करके इसकी कलाकारी की गई। चारों तरफ दीवार बनाया गया और उसमें बहुत सारे दरवाजे लगाए गए, दरवाजे बनाए गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। अकबर के समय में हम जब देखते हैं तो अकबर के किले और उसके मकबरे को देखते हैं तो किलों में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत सारा किला है उसके जो आधुनिक पाकिस्तान और भारत के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ जाएगा। इनमें सबसे बड़ी बात है अकबर का मकबरा, जिसमें हिंदू, ईरान या इस्लाम और पारसी, बौद्ध, जैन सभी तरह की कृतियों को यहाँ देख सकते हैं इस स्थापत्य में जुड़ा हुआ। इसमें मीनार भी बनाया गया। इसको चालू किया अकबर ने, जिसकी पूर्णाहुति हुई थी उसके बेटे जहांगीर के समय। स्वाभाविक है उसके मरने के बाद ही उसे दफनाया जाएगा। तो जहांगीर के समय पूर्णाहुति हुई, लेकिन उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। फिर भी दिखाई पड़ता है उस समाज की संस्कृति की, जिसकी चर्चा हम अकबर के बारे में प्रायः किया करते हैं। तो वो यहाँ दिख जाता है। अंदर का भाग देखते हैं मकबरे का, किस सुंदर ढंग से इसमें चित्रकारियाँ की गई हैं, कितना सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी में मिल जाती है। जहांगीरी महल हम देखते हैं तो उसमें हमें दिख जाता है कितना लंबा चौड़ा किस तरह से बनाया गया, एक राजा एक अपने बेटे के लिए, और किस तरह से महल का निर्माण करवाता है। हम बात करते हैं ताजमहल की। तो ताजमहल के बारे में यदि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये पहले शिव मंदिर था, जयपुर नरेश ने कभी बनवाया था। जो भी है, आज के दिन में वो ताजमहल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। उसमें हिंदू चित्रकारी मिल जाती है, तो उसी आधार पे इसको अभी भी कहा जाता है कि नहीं शायद ये हो। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये भी देखने में आता है कि उसके पहले चूँकि हिंदू चित्रकारियों का प्रयोग अकबर के समय चालू हो गया था, इसलिए हम ताजमहल को इसी आधार पे नहीं कह सकते जब तक कि पूरा डिटेल उसका हम न जान लें। जो भी है, ताजमहल आज एक अजूबा है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सुंदरता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम इसकी कलाकृतियों को देख करके भी तत्कालीन शिल्पकारों की स्थिति जान सकते हैं, तत्कालीन राजा सम्राट की स्थिति जान सकते हैं। ताजमहल की बात एक और है कि जो बाबर के समय से चालू हुआ मकबरा बनने का, वो मकबरा अकबर कालीन मकबरे में मध्यकाल हम मान सकते हैं, और ताजमहल इसका आखिरी चरण है, सर्वोच्च चरण है, क्योंकि एक मकबरे के रूप में ये है। इसमें दफन किए गए मुमताज़ और शाहजहाँ, तो ये मकबरा है, लेकिन ये मकबरा इतने अच्छे ढंग से बनाया गया कि आज पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। तो हम जान सकते हैं कि इसकी पच्चीकारियों से, इसके आने वाले पत्थरों से, इसके कलाकारों से, कलाकृतियों से तत्कालीन समाज, धर्म, दर्शन और उनकी सोच, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के सिक्कों के। तरह तरह के सिक्के राजस्थान में चलते थे, चाहे झाड़शाही हो, चाहे हम गदहिया सिक्के कहें, बहुत तरह के सिक्के चलते थे। इनको हम देख के समझ सकते हैं कि ये सिक्कों की बनावट को हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा सुडौल नहीं, हम कह सकते हैं कि अभी ढालने की परंपरा बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी इनमें लेख बहुत गहरे ढंग से लिखे गए हैं
जो भी लेख हैं सब अच्छे ढंग से लिखे गए। और ये एक तरह तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं, चांदी के भी हैं और तांबे के भी हैं, पीतल के भी हैं, कांसे के भी हैं। इस तरह कई तरह के सिक्के प्राप्त होते हैं और विभिन्न एरिया में प्राप्त हुए हैं। तो बहुतायत मात्रा में इनका प्रयोग किया जा रहा था, हम उसको देख सकते हैं। मेवाड़ का सिक्का अपने पास है और जान सकते हैं कि मेवाड़ के सिक्के किस तरह से चलते थे। हम उस समय के सल्तनत कालीन टंके की बात करते हैं, तो जो टंका है जिसे इल्तुतमिश ने 175 ग्रेन का चलवाया था, उस टंके को हम समझ सकते हैं कि इन्होंने टंका किस तरह से बनवाया था। और ये है चांदी का बना हुआ सिक्का है टंका, तो इसका प्रयोग हो जाता है। तो उससे भी हम जान सकते हैं कि अभी देख के इसको चित्र आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ भी अभी ढलाई की स्थिति प्रारंभिक सी लगती है। वो कलाकृति नहीं दिखाई देती जो हमें गुप्त काल में कभी दिखाई देती थी, वो चीज़ें अब नहीं दिखाई दे रही हैं। हम अगर बात करें तो तुगलक के बारे में, तो तुगलक काल में सिक्कों की ढलाई देखते हैं तो ठीक सिक्के बहुत अच्छे ढंग से ढल जाते हैं। और ये गोल सिक्के और चिकने ढंग से, तो हम उस समय की इंडस्ट्री के बारे में, तांबे की, सोने चांदी के, तांबे पीतल के सिक्के जो भी बने, सबके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। हम बात करें अकबर के सिक्के के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण सिक्का है सिया राम सिक्का, जो आजकल इसे देखना चाहें तो भारत कला भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये सुरक्षित है। तो इसमें सीता और राम, इनके बारे में दिखाया गया ये चित्रण आप देख सकते हैं। आजान बाहु जिस तरह की बातें की जाती हैं, उस तरह के आजान बाहु बनाए गए श्री रामचंद्र जी, और पीछे सीता। और इनका सिक्का दुर्लभ सिक्का है। यह अकबर के उस नीति का प्रतीक दिखाई देता जिसमें सुलह कुल की हम नीति करते हैं, कि उसने इस तरह का सिक्का जारी कराया। न केवल हिंदू धर्म के किसी देवी देवता का चित्रण है, बल्कि यह एक पुरुषोत्तम राम है जिनके बारे में हम आज बहुत सारे विवादास्पद ढंग से टिप्पणियाँ करते हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता। हम उस काल के, मध्यकाल के अस्त्र शस्त्र वस्त्र आभूषण की बात करें तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आभूषण हैं जिनको हम देख करके जान सकते हैं कि तत्काल समाज में किस तरह से राजा या सैनिकों के आभूषण और उनके अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, जन समाज में क्या उस प्रचलन था, ये देख सकते हैं। इसमें विशेष बात हम कहें कि वस्त्र को देख करके हम तत्कालीन राजा की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ लगा सकते हैं, उनके शौक़ का अंदाज़ लगा सकते हैं। कपड़ा उद्योग का हम बात कर सकते हैं, पच्ची हम उसमें एम्ब्रॉयडरी की बात कर सकते हैं। सब कुछ दिखाई पड़ जाता है वस्त्र में। तो अब हम बात करें अगर महाराणा प्रताप हमारे शान, राजस्थान की शान, तो महाराणा प्रताप के बारे में तो उनके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब मिले हैं। उनको देख करके भी हम तत्कालीन इतिहास को जान सकते हैं। उनके भाले की वज़न को आज भी देख सकते हैं, 81 kg, 81 किलो का भाला लेने वाला व्यक्ति कितना सशक्त रहा होगा। उसके 2 तलवारें और कवच और ढाल को अगर वज़न किया गया तो देखा गया कि ये सब मिलाकर 208 किलो, आप सोच सकिए 2 कुंटल से अधिक का भार अपने ऊपर केवल अस्त्र के रूप में लिया है, अस्त्र शस्त्र के रूप में जो काम कर रहा है। तो वह आदमी कितना बलशाली रहा होगा। निश्चित तौर पे इसने अकबर के छक्के छुड़ाए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये यहाँ दिखाई पड़ जाता है कि ये सशक्त रहा होगा, बड़ा रहा होगा, शक्तिशाली रहा होगा, युद्ध कुशल रहा होगा। निश्चित तौर पे महाराणा के प्रताप का इतिहास लिखने में सहायक होता है। हम उस काल के कुछ बर्तनों की चर्चा करें। हत्थे लगे हुए बर्तन का प्रयोग बहुतायत में किया गया मुग़ल काल में। मुग़लों ने इस तरह के प्रयोग किए, ये सामान्य तौर पर इस्लामिक बर्तन बन के रह गया। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो इसका इतिहास इतना नया नहीं है। जैसे हम अगर करते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन भारत की बात करें तो उस समय हमें बहुत सारे इस तरह के बर्तन दिखाई पड़ते हैं जिसमें हत्थे लगे हुए हैं। दक्षिण भारत में भी हुए हैं, उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में हमारे रोमन एम्फोरा आए थे जिसमें दोनों साइड से हत्थे लगे थे। यहाँ तो एक साइड का है जो हमारे दूसरे
बर्तनों में दिखाई देते हैं। तो इसको हम देख करके जान सकते हैं। अब तत्काल के हम बहुत सारी कलाकृतियों को हम जान सकते हैं। उस समय लोगों का क्या शौक़ रहा होगा, किस पशु पक्षी जानवर सब के बारे में हम जान सकते हैं। यानी पूरा चरित्र चित्रण और पूरा समाज चित्रण हम पुरातत्व के माध्यम से मध्यकाल का कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक उदाहरण प्रासंगिक होगा कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि के संदर्भ में पुरातात्विक उत्खननों का बहुत भरपूर प्रयोग किया गया और उनका प्रमाण अकाट्य माना गया। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मध्यकाल के पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हम तत्कालीन इतिहास को सही सटीक ढंग से लिख सकते हैं। तो पुरातत्व मध्यकाल का हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।